हाँ काइनेमेटिक्स भाई, काइनेमेटिक्स। देखो एक्चुअली पता है ना, अब जितने भी चैप्टर है ना शुरू के 8-10 चैप्टर वो सारे हैं मैकेनिक्स के, है ना। जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिक्स के पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो एक्चुअली फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स, सबसे बड़ी ब्रांच है वैसे देखा जाए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद। ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है इसको हम दो पार्ट में एक्चुअली में डिवाइड करते हैं, सही है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की स्टडी करना जब वो क्या हो, रेस्ट पे हो, है ना। तो अपन बोलेंगे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है डायनामिक्स, है ना। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन, मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मूविंग, है ना, जब वो मूव कर रहा हो। तो ये जो डायनेमिक्स है ना, इसका मतलब तो एक्चुअली क्या हो गया, डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, मोशन। इस ब्रांच को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सही है। एक होता है काइनेमेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और एक होता है कौन सा, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स देखो काइनेमेटिक्स क्या है, देखो एक्चुअली क्या होता है, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ रिजल्ट ऑफ मोशन होता है। जैसे हम मोशन के रिजल्ट की स्टडी कर रहे हैं बिना उसका कॉज जाने हुए। जैसे मोशन से क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन सब की स्टडी करना। मोशन क्यों हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ रिजल्ट ऑफ मोशन। एग्जाम्पल में लिख लो, स्टडी ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसमें अपन कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, और सर्कुलर भी इसका तो पढ़ेंगे ही। समझ गए बात को। तो इसमें एक्चुअली हम अभी पढ़ने वाले हैं दो, अपने मॉड्यूल में वो दोनों कंबाइन मिलके एक ही चैप्टर दे रखा है, पूरा का पूरा, सही है ना। काइनेमेटिक्स एक ही चैप्टर अपने मॉड्यूल में, पर एक्चुअली उसमें कितने टॉपिक आ जाएंगे, 3, 1D, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव। समझ गए बात को, पक्का। चलो उसके बाद देखो काइनेटिक्स की स्टडी। काइनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। भाई मोशन क्यों हुआ, भाई फोर्स लगा होगा, टॉर्क लगा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, फोर्स मोशन हुआ होगा। तो इसको अपन बोलते हैं काइनेटिक्स को स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, सही है। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन मतलब किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, जैसे एक फोर्स लगा होगा या टॉर्क लगा होगा, इन सब की स्टडी करना काइनेटिक्स कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो ये है मैकेनिक्स, इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, स्टैटिक में, काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स में, सही है। जैसे आपने ना कभी पढ़ा होगा जैसे थर्मोडायनेमिक्स, देखो आप डायनेमिक्स लगा देते हो, मतलब हीट के मोशन के बारे में पढ़ते हो आप वहां पर, समझ रहे हो ना, हीट के मोशन के बारे में पढ़ते हो। इससे पहले वाले में नहीं, देखो नहीं लगते, इससे पहले वाले चैप्टर में नहीं लगते ना। जैसे अपने ने थर्मल के और भी चैप्टर पढ़े हैं, उसमें कभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगता। डायनेमिक्स का मतलब हीट का मोशन, तो वहाँ हीट का मोशन ही तो हो रहा होता है, सही ना। तो आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे है तब उसकी स्टडी करना। तो एक्चुअली तो स्टैटिक और डायनेमिक्स दो ही वर्ड होते हैं, सही है ना। समझ गए बात को, पक्का। चल लिख लो बच्चे। अब जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में हम दो वर्ड अपन पढ़ने वाले हैं। देखो एक आपने सब सुना होगा, रेस्ट एंड मोशन, ये दो वर्ड आते हैं एक्चुअली में। कौन सी चीज रेस्ट पे होती है और कौन सी चीज मोशन में होती है, उसको कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि भाई साहब ये रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर मैं मूव कर रहा हूं,
तो ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली कोई भी चीज न तो रिलेटिव एब्सोल्यूट रेस्ट पे होती है, न ही एब्सोल्यूट मोशन में होती है, सब कुछ रिलेटिव होता है। एक्चुअली जो रेस्ट और मोशन है ना, ये दोनों डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है फ्रेम, जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो ना, कहां से आप स्टडी कर रहे हो, सब कुछ ऑब्जर्वर पे है। यानी ऑब्जर्वर के लिए ही चीजें रेस्ट पे होती है और उसी के लिए क्या होती है? मोशन में होती है। जैसे अगर मान लो सपोज करो मैं अगर ये बोलूं कि ये दो बंदे हैं, मान लो ना, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अगर ये बी से चल रहा है और ये बी से चल रहा है, तो आप कोर से सोचो ना, इसको तो ऐसा लगेगा ये रेस्ट पे है, इसको तो ऐसा लगेगा ये, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, इस बंदे की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, या बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज, सब कुछ होता है पोजीशन। पोजीशन अगर चेंज होगी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? रेस्ट। तो इसका मतलब मैं बोलूं मोशन ऑफ बी ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, सॉरी बी, क्या होगा? कैसा दिखाई देगा इसको? ये कैसा दिखाई देगा? रेस्ट पे। बी को ए कैसा दिखाई देगा? रेस्ट। अगर मान लो सपोज करो यहां पर अपन एक सी ले लेते हैं, ये रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसकी पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था बच्चे, है ना। हम यहां पर सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से चेंज हो रहा था? वी से। अब आप गौर से सोचो, सी की पोजीशन क्या ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है क्या? हो रही है ना। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये आगे चला जाएगा। देखो तो अभी अगर इसकी अगर पोजीशन मान लो फॉर एग्जांपल R1 लूं, थोड़ी देर के बाद ये यहां आ जाएगा तो पोजीशन चेंज होगी नहीं होगी? यानी ए को लग रहा है सी मूव कर रहा है। जैसे आप गाड़ी में चलते हो तो एक्चुअली क्या होता है, पेड़ आपको पीछे चलते हुए नजर आते हैं, ऐसे ना घूमते हुए से दिखाई देते हैं, तो एक्चुअली आपके रेस्पेक्ट में पेड़ों की पोजीशन चेंज है, तो वो आपको मोशन, एक्चुअली उनकी कोई पोजीशन चेंज थोड़ी हो रही है, थोड़ी आता पेड़ ही चलने लग गए भाई साहब, ऐसा नहीं हो रहा, हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। समझ गए ना बात को? क्योंकि उनकी पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो याद रखना, देखो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर किसी की पोजीशन चेंज होगी तो वो मोशन में होगा, अगर पोजीशन नहीं चेंज हुई तो वो क्या होगा? रेस्ट पे। तो आप इसमें लिख लो जो मैं बता रहा हूं, लिखो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन both are depend on observer. Nothing is in absolute rest or in motion. कुछ भी रेस्ट पे भी नहीं, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मोशन में भी। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। लिखो इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, if position of object is changed with respect to observer, with respect to observer, then it is in motion. And if position of object, and if position of object is not changed with respect to observer, it is in rest. with respect to observer, है ना। उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट है। जैसे सी है ना। अब यार सी ऐसा नहीं पूरी दुनिया के लिए रेस्ट पे है, नहीं, वो ग्राउंड के लिए रेस्ट पे है, पर इस आदमी के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सब कुछ कहानी किसकी? ऑब्जर्वर, यानी फ्रेम, जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो ना, उसी को अपन ऑब्जर्वर बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे। सही है, बना लो अगर आप बनाना चाहो तो। ए और बी में लिख दो, फॉर बी ए इज इन रेस्ट एंड फॉर ए बी इज इन रेस्ट। इसमें लिख लेना फॉर ए सी इज इन मोशन एंड फॉर सी ए एंड बी बोथ आर इन मोशन। पोजीशन एक तो हमने कहां डिफाइन कर रखी थी? वेक्टर में। एक और डिफाइन करते हैं ना। एक्चुअली पोजीशन
के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए रेफरेंस लेवल। हमेशा याद रखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि यार ये इस आदमी की पोजीशन क्या होगी, है ना, तो आप ये पूछोगे सर किसके रेस्पेक्ट में, तो हमेशा पोजीशन डिफाइन होती है रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट। एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर कोई पॉइंट P है, इसकी पोजीशन में इस रेफरेंस जिसको अपन ओरिजिन बोलते हैं उसके रेस्पेक्ट में मुझे डिफाइन करनी है। तो देखो अगर आपको पोजीशन डिफाइन करनी है तो आपको दो चीजें चाहिए बच्चों। क्या चाहिए बताओ, एक तो आपको इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, है ना, मैथ्स में ऐसे डिफाइन करता है, और दूसरा आपको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। क्या चाहिए, ये एंगल। यानी आपको R चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, थीटा। वेक्टर तरीके से आप निकाल सकते हो, R cos थीटा, R sin थीटा। अरे सुनो, वेक्टर से आपने निकाला ना भाई, R वेक्टर कैसे निकाला था बताओ जल्दी से, R cos थीटा आई कैप प्लस R sin थीटा। खाली R से काम चलने वाला नहीं, ऐसे आपने पोजीशन डिफाइन करी है, वहां पर करी है। अब देखो यहीं से एक्चुअली हम मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऐसा मोशन है जिसमें R चेंज हो रहा है बट थीटा कांस्टेंट है, अब बताओ वो मोशन कैसा होगा। थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब आदमी या तो आगे जा रहा होगा या पीछे जा रहा होगा। उस मोशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ गए बात को। अगर मान लो सपोज करो मैं ये बोलूं कि R कांस्टेंट है और थीटा चेंज हो रहा है, अब क्या बोलेंगे उसको, थीटा चेंज हो रहा है, R कांस्टेंट है तो ऐसे घूम रहा होगा, क्योंकि उसमें R तो कांस्टेंट रहेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पर थीटा हर बार क्या होगा, चेंज। उस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, देखो आप यहीं से इतने ही मोशन पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन। किसी पार्टिकल के आप ये तीन टाइप के मोशन ही पढ़ते हो, सही है। तीसरा क्या हो सकता है, R भी चेंज हो और क्या बोल सकते हैं, थीटा भी चेंज हो। तो इसका मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे कहीं जा रहा होगा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखो R भी चेंज हो रहा है, थीटा भी। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, कर्वी लीनियर मोशन। अब इसमें बहुत टाइप के मोशन आ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल भी इसी में आ जाता है ना, आपका जो पैराबोलिक मोशन है वो भी इसी में आ जाता है। इनका जनरल नाम अपन क्या दे देंगे, कर्वी लीनियर मोशन। अब इसमें बहुत टाइप के मोशन आ सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो इन तीन टाइप के मोशन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। देखो सबसे पहले तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा बहुत कॉमन पढ़ाऊंगा, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब अपन 3D तक पढ़ेंगे एक साथ। उसके बाद हम चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे। जब वेलोसिटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, फिर 1 डायमेंशन एक साथ पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन को एक साथ पढ़ेंगे ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्यों अलग अलग पढ़ना, अभी पढ़ लेंगे, बाद में दोबारा पढ़ लेंगे, और क्या। अभी क्या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है ना, समझ गए बात को। चल लिख लो। अब अपन एक बात पढ़ेंगे किसके बारे में, जो आपका फेमस टॉपिक है, डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है भाई डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से हम दूसरा क्या डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसको अपन कैसे लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सही है। देखो सब आपने पढ़ रखा है ना, ऐसी बात भी नहीं है, 9th क्लास में पढ़ लेती है जनता। देखो मैं इसकी कुछ बातें आपको लिखवाता हूं। नंबर 1 पे अपन लिखते हैं
कि जैसे मान लो सपोज करो ए से अगर मैं बी जाऊं 10 मीटर, सही है। पहले अगर आपको अगर ऐसा लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो पहले सोच लो। अगर मैं ए से बी जाऊं और मैं अगर ऐसे जा रहा हूं, तो ये जो पाथ है इसकी लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? और अगर मान लो सपोज करो ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना, ये बात समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना, इसके भले कोई सा ही पाथ जाओ उससे फर्क पड़ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेना है, पर डिस्टेंस को किससे लेना देना है? पाथ से। भाई कौन से पाथ में आप चले हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पाथ लेके गए तो उसकी डिस्टेंस अलग आ जाएगी। याद रखना, कभी कभी आपसे कोई पूछे तो याद रखना कि डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन ट्रेजेक्ट्री। उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या है उस पर डिस्टेंस डिपेंड करेगी, पर डिस्प्लेसमेंट उसकी ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंड करेगा, वो कैसे जा रहा है उससे उसको कोई लेना देना, सिर्फ और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। समझ गए बात को? मेजर करने का सिंपल तरीका, यहाँ एक थ्रेड रख दो ऐसे और उसको उसके बाद उसकी लेंथ मेजर कर लो, आ गया डिस्टेंस तुम्हारे पास। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हुआ? सही है, ऐसे ही तो करोगे। चलो देखो इधर, अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं आपको। देखो ए से बी अगर आप 10 मीटर गए तो डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना? अगर आप इधर 5 मीटर और 10 मीटर और चले गए बी से सी, अब बताओ डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना? परपेंडिकुलर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, यानी डायरेक्शन चेंज करने पर कौन चेंज हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस चेंज होती, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज दैट क्लियर? पक्का? तो लिख लो पहले, ये लिखो, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये लिख लिया आपने तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात जो मैं आपको अच्छी सी पूछता हूं, देखो 20 मीटर, बताओ डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना? बी से अगर सी गए 30 मीटर, अब बताओ डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना? ए से सी तक 50 हो गए ना दोनों। उसके बाद सी से थोड़ा सा आप यू टर्न ले लो, ऐसे डी आ जाओ और ये ले लो 10 मीटर, अब बताओ डिस्टेंस कितनी? 20, 30, 50 और 10 60। डिस्प्लेसमेंट कितना? 20 और ये 20 हुआ ना 40। देखो ए से सी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे, पर जैसे ही डी पर पहुंचे डिस्टेंस चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, अलग अलग आने लग गए ना दोनों। क्यों आया? देखो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा, पर डिस्टेंस कम होगा नहीं। समझे? यानी कहने का मतलब, एक बात सोच के देखो, जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगी या ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्यों? जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कम। बात समझ में आई? लिख लो सेकंड पॉइंट, देखो इफ वी डज नॉट चेंज डायरेक्शन देन distance and displacement are equal. If it does not change direction then distance and displacement are equal. और इसके नीचे ये लिख लो, distance is always greater than equal to displacement. जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। समझ गए बात को? पक्का? बोलो। चलो वेरी गुड। तीसरा पॉइंट लिखो, distance is depend on trajectory. Distance is
वैसे ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ ही हो गया, वैसे तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है लिख लो। डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन ट्रेजेक्ट्री बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन ट्रेजेक्ट्री, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन ट्रेजेक्ट्री। जैसे ही आपने मोशन स्टार्ट कर लिया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना है। अगर आप थोड़ा सा भी चल लिए, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मैं अगर इधर डायरेक्शन प्लस मानता हूं तो इधर तो बढ़ता जाएगा, इधर फिर नेगेटिव आने लग जाएगा, और घूम के वापस आ गया तो, पर घूम के वापस आ गया तो डिस्टेंस जीरो होने वाली, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो लिखो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, but displacement may be positive, may be negative, may be zero, but displacement may be positive, may be negative, may be zero। सही है ना? तो ये चीज याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आप एक बार मोशन स्टार्ट कर दिए तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और नींद तो नहीं आ रही ना पीछे? आज मेरे को जनता कम कैसे दिख रही है? तो बारिश हो गई तो क्या हो गया ऐसा? मेरे साथ